बिहार के तिलकामाझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का आगमन हुआ। टीएमयू कैंपस में आज खेलो इंडिया योजना के तहत करीब 4 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम का कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उद्घाटन किया। इसके पूर्व राज्यपाल ने विश्वविद्यालय हेल्थ सेंटर में योगा एंड फिजियोथेरेपी सेंटर का भी शिलान्यास किया। वहीं दिन के करीब 12 बजे उन्होंने मारवाड़ी महाविद्यालय के नवनिर्मित महिला प्रभाग का उद्घाटन किया। इसके बाद करीब 3 बजे कुलाधिपति भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के ग्राहक प्रबोधन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इधर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के कार्यक्रम के दौरान चप्पे चप्पे पर जिला और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्रा, एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, यूनिवर्सिटी के सभी पदाधिकारी, सीनेट और सिंडिकेट के सदस्यों के अलावा भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार, सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। टीएमयू परिसर में राज्यपाल को एनसीसी के कैडेट्स और ऑफिसर ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने खेल ध्वज फहराया। वहीं नवनिर्मित मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम जाने के क्रम में राज्यपाल के पांव कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के पांव पर पड़ गए, जिससे कुलपति और कुलाधिपति गिरते गिरते बचे। हालांकि उनके इर्द गिर्द चल रहे अधिकारियों ने दोनों को थाम लिया। देखिए पूरा वीडियो। वहीं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन फीता काट कर किया। साथ ही नवनिर्मित मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम को घूम घूम कर बारीकी से देखा। इस दौरान कुलपति और कुलाधिपति ने इंडोर स्टेडियम में कुछ देर बैडमिंटन भी खेला। साथ ही राज्यपाल ने जिम हॉल में जाकर जिम के उपकरणों को चेक किया। इसके बाद राज्यपाल सीधा मंच पर आए, जहां कुल गीत और स्वागत गान होने के बाद राज्यपाल को कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने अंगवस्त्र, मोमेंटो एवं औषधीय पौधा भेंट किया। जबकि मंच पर मौजूद अन्य पदाधिकारियों ने राजभवन के विशेष पदाधिकारी एवं राज्यपाल के परिसहायक का अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। कार्यक्रम शुरू होने के पूर्व राज्यपाल, कुलपति एवं मंचासीन विशिष्ट अतिथियों ने अमर शहीद तिलकामाझी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। मंच संचालन टीएनबी कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर मनोज कुमार कर रहे थे। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने स्वागत भाषण देते हुए टीएमयू कैंपस में खेलो इंडिया योजना के तहत करीब 4 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम की खूबियां गिनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम खेल के क्षेत्र में स्मार्ट सिटी भागलपुर को नई पहचान दिलाएगा। जबकि कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने संबोधन में बीते दिनों टीएमयू में अधिकारी और कर्मचारियों के बीच हुए विवाद पर गहरा दुख जताते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस तरह की घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं सूबे के कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आप अनुभव करते होंगे कि विश्वविद्यालय जहां विद्यार्जन करना होता है, विद्या को आत्मसात करना होता है, पढ़ाई करनी होती है,
यहाँ आज एक अलग सा कार्यक्रम हो रहा है। भारत सरकार ने केंद्र में एक जो नया विभाग स्थापित किया है, नया मंत्रालय स्थापित किया है, वहां के अपने खेल मंत्री जो होते हैं उनको इनको एक पूरा दायित्व दिया गया है और इसको नाम दिया गया है खेलो इंडिया। केवल खेलो दिल्ली नहीं, खेलो विभाग नहीं, खेलो विश्वविद्यालय नहीं, पूरा देश खेलेगा, ऐसी एक इच्छा लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी सोच को वास्तव में लाने का प्रयास शुरू कर दिया है और उसी को आज हम उसके फल सब जगह देख रहे हैं। विश्वविद्यालय के स्तर पर ऐसी साधन सुविधाओं खेल के लिए निर्माण करना प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता रखी है और ऐसी प्राथमिकता लेकर सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के मार्फत और खेलो इंडिया के मार्फत निर्देश दिए गए हैं कि आपको आपके परिसर में खेल के लिए कुछ ना कुछ सुविधा निर्माण करने की आवश्यकता है, जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट अभी आज हम सबने अपने इन खिलाड़ियों के लिए समर्पित कर दिया है, वो बहुत ही सुंदर परिसर है। वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर कोई भी वहां जाता है और उसके मन में खेल के प्रति कुछ इतनी खास विशेष आस्था नहीं है, फिर भी वो उस सुविधाओं को देखकर कहेगा कि अरे मुझे खेलना है। खेल परिसर देखकर खेल को विकसित करने की भावना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यहाँ का जिम जो है वो भी यहाँ उत्कृष्ट है। मैंने पूरे परिसर को देखा और ऐसे जिम में जाकर भी मुझे भी इच्छा हो गई कि इसमें मैंने भी कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैंने वहां एक जिम के एपरेटस पर बैठा और पुलअप्स करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसी इच्छा उत्पन्न करने वाली साधन सुविधाएं जब होती है तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से इस दिशा में बढ़ते रहेंगे। इसको मल्टीपर्पज हॉल कहा गया है, लेकिन यहाँ इसका ज्यादा उपयोग खेल के लिए होना चाहिए। विश्वविद्यालय में और कई अन्य सभागृह हो सकते हैं अन्य उनके कामकाज के लिए, परंतु इस कार्यक्रम को, इस हॉल को, जिसका नाम भी बताया हमारे कुलपति जी ने, तिलका मांझी सभागृह, तो इसको भी उन्होंने खेल के लिए ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर खेल के लिए ये उपयोग नहीं होगा तो इतने करोड़ों रुपयों की साधन सुविधा पानी में जाएगी। ऐसा खेल के लिए अगर उपयोग नहीं है तो अन्य कुछ असामाजिक तत्व इसका उपयोग करते रहते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो चाहेंगे कि यहाँ खेल ना हो, लेकिन हमारी जो अतात्विक असामाजिक गतिविधियां हैं वो यहाँ होनी चाहिए। इन सब से बचकर रहना चाहिए कुलपति जी, इन सबको आपको दूर रखना चाहिए। शिक्षा का जो केंद्र है, यहाँ ऐसी अगर गतिविधियां होती रहती है, चलो शिक्षा छोड़कर बाकी सब कुछ हम करेंगे, खेल छोड़कर बाकी सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं, इसका प्रादुर्भाव भी यहाँ नहीं होना चाहिए। शिक्षा के लिए, खेल के लिए अगर यह समर्पित विश्वविद्यालय है तो इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। बाकी सब लोगों को दरकिनार करने की जरूरत पड़ती है। थोड़ी अपनी तरफ से कुछ स्वाभाविक रूप से जो अनुशासन की आवश्यकता होती है वो दिखाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय तिलका मांझी का नाम लेकर आभूषित है, लेकिन तिलका मांझी जैसा साहस, उसके जैसा धैर्य, उनके जैसा देश के प्रति लगाव
राष्ट्रभक्ति हमारे इस विश्वविद्यालय में आने वाले सभी छात्रों में और विद्यार्थियों में आने की आवश्यकता है। साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। समाज में जो भी कुछ गलत घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए हम सब तत्पर रहने चाहिए, होने की आवश्यकता है। मैं जब यहां आ गया तो मैं पूछ रहा था कि यहां अभी कुछ ही समय पहले यहाँ के डीसी साहब और डीआईजी, इनसे भी मैंने चर्चा की इसके बारे में। एक दुर्घटना घटी कि यहां बाढ़ आ गई। मैंने बहुत बार ऐसा बाढ़ के बारे में चर्चा विमर्श करने का प्रयास किया, तो मुझे धीरे धीरे लगता है कि अपने भागलपुर के हो या यहाँ इस परिसर के हो, अंग प्रदेश के हो, इन सब लोग इसके लिए अभी तैयार हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब बाढ़ तो आती रहती है, कितने वर्षों से बाढ़ आती रहती है। इसके लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता है या नहीं? हमको शासकीय अधिकारी, हमारे प्रशासन के लोग बताते हैं कि हमने ये किया, उसके बारे में उनको डिजास्टर होने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, आपदा का प्रबंधन आता है। क्या हम इस दिशा को छोड़ना नहीं, आपदा का प्रबंधन करेंगे। जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनके लिए साधन सुविधा, उनके लिए जो भी पहुंचाना है कर देंगे। लेकिन हमारे इस भाग में, इस प्रदेश में, इस भूभाग में यह आपदा ही नहीं आनी चाहिए। क्या इस पर हम सोच सकते हैं? सोचने की आवश्यकता है, काम करने की जरूरत है। मैं कुलपति जी से पूछ रहा था, यहां आपदा तो बाढ़ की आ गई, परंतु इस आपदा में हमारे इस यूनिवर्सिटी के, हमारे इस विश्वविद्यालय के लोगों को मदद करने के लिए कितने छात्र गए, कितने विद्यार्थी गए? उन्होंने कुछ आंकड़ा बता दिया। रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है, रेड क्रॉस के माध्यम के द्वारा यहाँ कुछ प्रयास किए गए, लेकिन विश्वविद्यालय इस परिसर का होने के नाते हमारा दायित्व बनता है, ऐसी आपदा के समय हमारा हर विद्यार्थी जाकर खड़ा रहे और आपदाग्रस्त लोगों की मदद करे, दायित्व बनता है हमारा। परंतु यहां आकर किसी को रोक देना, किसी का कामकाज में बाधा डालना, यह शिक्षा तिलका मांझी इस नाम को शोभा नहीं देती। ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। इसमें जो भी लिप्त है उनको समझना चाहिए, अभी तक हुआ सो हो गया। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं अगर इस विश्वविद्यालय में घटती है तो हम इसके लिए प्रयास करने के लिए पर्याप्त है, जो भी करना है करने के लिए तैयार है। आपकी जो भी असुविधा होती है वो ठीक ढंग से योग्य व्यक्ति के सामने रखने का प्रयास करिए। मैंने हमेशा कहा है, आपकी समस्याओं के लिए राजभवन के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। क्यों नहीं आते वहां? अनेक अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, अपनी समस्या मेरे सामने रखते हैं। संभवतः हर समस्या का निराकरण करने का हमारा प्रयास होता है। यहां के ही लोगों को क्या पड़ेगी? ऐसी दुर्घटना, मैं इसको दुर्घटना कहता हूं, और दुर्घटना बार बार नहीं होती, कभी कभार होती है। ऐसी दुर्घटना हमारे यहाँ होने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ बोलते बोलते मेरा एक गलत हो सकता है। मुझे कहा गया कि मैं सरस्वती पुत्र हूं। सरस्वती पुत्र केवल मैं नहीं हूं, आप सभी सरस्वती के पुत्र हैं, आप सभी सारस्वत हैं। और मां सरस्वती की वंदना और शिक्षा यहाँ से लेने के लिए जब आते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं हम करने से कैसे सहन कर सकते हैं? नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं।
मुझे लगता है इस दिशा में हम सब यहाँ सीनेट के सदस्य बैठे हैं, माननीय है, सम्माननीय है, इन सबको इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे विश्वविद्यालय में मेरे होते हुए ये घटना घटती कैसी है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। खेल परिसर तो आ जाएगा, हमारे बच्चे इस सुविधा का उपयोग भी करेंगे, खुद की जो अपनी टैलेंट जो है, अपनी जो कुशलता है, उस कुशलता को और भी बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बहुत सारा योगदान दिया है, मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। खेलो इंडिया के नाम पर उन्होंने पूरे देश भर में जो सुविधाएं निर्माण की है, वो इसके पूर्व कभी हुई नहीं थी। और उनका भी आग्रह है कि बिहार जैसे प्रदेश में भी ऐसे यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी जाने चाहिए, यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करेंगे, ऐसा उनका आग्रह है। इसीलिए तो यहाँ सुविधा मिलती है। मैंने देखा है यहाँ का जो यह परिसर बन रहा था, मल्टीपर्पज हॉल, विविध प्रकार की सुविधाओं के लिए 1921 में शुरू हुआ था काम, 2021 में, 2021 में, और यहाँ हम 24 के अंत में पहुंच गए हैं। इतने दिन लगने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सुविधा जो होती है, किसी प्रशासकीय इसमें फंस जाती है, बिल्कुल सराहनीय नहीं है। मैंने एक देखा कि वहां पटना में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी विश्वविद्यालय का, लेकिन पटना के आसपास वहां एक विश्वविद्यालय के लिए वहां एक स्विमिंग पूल बनाना था। उसका टेंडरिंग हो चुका है, सरकार से पैसे मिल चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर को सब ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। कब से? 2019 से काम शुरू नहीं हुआ। 2022 में ये काम खत्म होने वाला था, स्विमिंग पूल मिलने वाला था बच्चों के लिए। आज तक वहां एक ईंट भी नहीं लगी है। मैंने खुद जाकर देखकर आया हूं। मैं ऐसी अवस्था क्यों होती है? हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा ऐसी सुविधाओं के लिए। यह काम केवल मैं हर बार बताता हूं कि यहाँ माननीय सीनेट के सदस्य जो हैं, उनका भी दायित्व बनता है, यहाँ के छात्र हैं उनका भी दायित्व बनता है, छात्र के और विद्यार्थियों के जो नेता होते हैं उनको थोड़ा सा अपने जो कामकाज कर रहे हैं उससे हटकर ऐसी सुविधाओं के आग्रह के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा होना चाहिए, नहीं तो सुविधा की शुरुआत हो जाएगी, खेलो इंडिया के तहत पैसा आता रहेगा, कहां गया पता नहीं चलेगा, कुछ यहाँ सुविधा निर्माण नहीं हुई। मैं कुलपति जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इसके पीछे लगकर यह सुविधा निर्माण की है। बहुत अच्छा काम हुआ है और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यहाँ आकर इस सुविधा को देखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना उनके सामने है, हमारे सामने रखा है, देश के सामने। क्या है कि 2036 में, 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है। हमारे देश में कभी हम ओलंपिक्स कर पाएंगे सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐसी साधन सुविधा हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने सामने एक लक्ष्य रखा है और इसीलिए हर खेल के प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धी होने वाले जो सभी लोग हैं, प्रतिभागी हैं, उनको अपने प्रधानमंत्री के निवास पर बुलाकर उनका सम्मान करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसी सुविधा हमारे यहाँ है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि ऐसे सुविधाओं का लाभ उठाइए। इस मंच के समक्ष हमारे बीच हमारे गुरुदेव और जगत कल्याण के स्वामी माननीय श्री गुरुदेव को मैं
स्वामी आगमानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूं और मैं स्वागत करता हूं कि आप आशीर्वचन देने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हैं। आज का खेल, आज का युवा भारत के रूप में जाना जाता है। विकसित भारत के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अतिरिक्त शारीरिक शक्ति, साहस, प्रतिस्पर्धा एवं तकनीकी ज्ञान भी आवश्यक है। अतः किसी भी देश या प्रांत में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए साथ साथ खेल कूद जैसी गतिविधियों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत में प्राचीन समय से ही खेलों का ऐतिहासिक महत्व रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारे खेल हमारे देश के गौरव के प्रतीक रहे हैं। आज के आधुनिक समय में हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि खेल केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि खेल हमारी शिक्षा, व्यक्तित्व विकास तथा रोजगार का भी साधन है। खेल हमें सिखाता है कि सफलता केवल प्रतिस्पर्धा से जीतने में नहीं होती, बल्कि खेलों के द्वारा हम अपने जीवन में अनुशासन, टीम भावना, सहन शक्ति, भाईचारा और नेतृत्व जैसे गुणों का भी विकास करते हैं। खेल शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए भी आवश्यक है। खेलों के प्रति प्राचीन और वर्तमान समय में लोगों के नज़रिए में परिवर्तन हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पहले यह कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। वर्तमान समय में इस नज़रिए में काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि आज खेल न सिर्फ मनोरंजन एवं रोजगार का साधन है, बल्कि कम समय में धनोपार्जन का श्रेष्ठ साधन है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने देश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने न सिर्फ राज्य एवं देश का नाम रोशन किया है, बल्कि सम्मान के साथ साथ बड़ी रकम का भी धनोपार्जन किया है। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में खेल प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न परिवर्तन की दौर से गुजरा है। कबड्डी, खो खो, कुश्ती, तीरंदाजी, शतरंज आदि परंपरागत खेलों के साथ साथ बिहार में क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, जूडो, टेनिस, वॉलीबॉल, कैरम इत्यादि खेलों की लोकप्रियता में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार के अलावे राज्य सरकार ने भी खेल के क्षेत्र में राज्य का सम्मान एवं देश का गौरव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य खेल परिषद, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है और राजगीर में खेल अकादमी, खेल परिसर के अलावे करीब 24 तरह के इंडोर और आउटडोर खेलों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। चोटिल खिलाड़ियों के लिए वहां अलग से अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। राजगीर में ही बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। कुछ ही दिन पूर्व माननीय कुलाधिपति के आदेश से पूर्व IAS अधिकारी श्री शिशिर सिन्हा को इस विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। इस विश्वविद्यालय में खेल प्रबंधन, खेल पोषण और खेल विज्ञान प्रौद्योगिकी के अलावे स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की जाएगी। खेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की भी स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय द्वारा न सिर्फ विभिन्न खेलों के विशेषज्ञ शिक्षक एवं PTI उत्पन्न होंगे, बल्कि यहाँ के प्रशिक्षित कोच तथा खिलाड़ी विश्व में अपने राज्य एवं देश का नाम रोशन करेंगे। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गुरुवार को भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज परिसर में स्थित मारवाड़ी पाठशाला वित्त समिति द्वारा निर्मित महिला प्रभाग का उद्घाटन किया। महिला प्रभाग के उद्घाटन के दौरान वित्त समिति के अध्यक्ष सज्जन किशोर पुरिया ने राज्यपाल का स्वागत किया।
इस अवसर पर टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, वित्त कमेटी के प्रभात कुमार केजरीवाल, राम गोपाल पोद्दार, गोपाल चौधरी, प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शिव प्रसाद यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। मौके पर छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं गवर्नर के आगमन को लेकर कॉलेज कैंपस में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी। देखिए मारवाड़ी कॉलेज में महिला प्रभाग के उद्घाटन के दौरान कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने क्या कुछ कहा। और महिलाओं को अबला कहने की आवश्यकता नहीं, वो तो सबला है। ऐसी सबला अपनी बहनें, अपनी बेटियां अगर सामने आती है तो वो समाज की भी रक्षा करेगी, हम सबकी रक्षा वही कर सकती है। इसलिए केवल कुछ मेडिकल की ही कोर्सेज इस पर ध्यान न देकर देना चाहिए, करनी चाहिए। सब शिक्षा हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी, बेटियां आगे बढ़ेंगी, लेकिन इस प्रकार के कोर्सेज भी करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कोर्सेज जब होते हैं तब हमारी बहन आत्मनिर्भर बनती है, तब हमारी महिला खुद के पैरों पर खड़ा रहकर कोई किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने में सक्षम बनती है। ऐसे सक्षम बनाने की आवश्यकता है। केवल इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी सक्षम हमारी बहन, हमारी बेटी बनेगी। ऐसा एक लक्ष्य सामने रखकर हमको आने वाले समय में चलना होगा। हमारे देश में महिलाओं के लिए कभी भी दुर्गति से या दुर्प्रकार किया गया है ऐसा नहीं है। उनको अबला इस रूप में देखा ऐसा कभी भी नहीं है। हमारे बिहार का ही उदाहरण है नालंदा विश्वविद्यालय में एक समय के लिए एट एनी गिवन टाइम 10,000 विद्यार्थी वहां पढ़ते थे और पढ़ाने वाले शिक्षक कितने थे? 2,500 10,000 विद्यार्थियों के लिए। और आज की क्या अवस्था है कुलपति जी? हमारे यहाँ कितने विद्यार्थी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैंने एक विश्वविद्यालय के कुलपति जी को पूछा कि कितने विद्यार्थी हैं, तो बहुत गर्व से कहने लगे कि हमारे यहाँ 80,000 विद्यार्थियों ने नामांकन किया है, एडमिशन लिया है। मैंने पूछा पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हैं? कितने हो सकते हैं? 350। 80,000 को पढ़ाने वाले 350 शिक्षक। क्या शिक्षा का यह स्तर बढ़ गया है, कहाँ नीचे आ गया है? हमारे वहां मैं नालंदा का जो उदाहरण दे रहा हूँ इसीलिए कि 10,000 विद्यार्थियों के पीछे 2,500 अगर शिक्षक होते हैं तो हमारी शिक्षा कहां से कहां जा पाएगी। और उस समय उस 2,500 शिक्षकों में लगभग 50% महिलाएं शिक्षक थी। महिलाएं, ये मेरा मानना नहीं, मेरा कहना नहीं है, इतिहास के लोगों ने लिखकर रखा है। 30 से 50% अगर हमारी बहनें वहां शिक्षिका होती हैं, प्रोफेसर्स बनती हैं, लेक्चर्स देती हैं, तो उस समय उस जमाने में हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां पीछे नहीं थी। बीच वाला जो काम आ गया, यहाँ आक्रमणकारी आ गए, उनके कारण हमारे समाज में कुछ कुप्रवृत्तियां आ गई। इसके कारण ये सब हमको आज सहना पड़ रहा है। इससे हमको बाहर आना है। जो हो चुका है, बाहर आना है। हमारी बच्चियों को, हमारे बेटियों को, हमारे बहनों को हम सक्षम बना सकते हैं या ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। मारवाड़ी समाज के सभी लोगों ने इस पर ठान लिया है, सोच लिया है। बहुत ही सराहनीय काम है ये कि केवल अपनी बच्चियों को, महिलाओं के लिए एक अलग सा संस्थान खड़ा करके हम यहाँ कुछ न कुछ करेंगे, उनके लिए करेंगे, और वो सब प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है।
ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बाल दिवस के अवसर पर मध्य विद्यालय जगदीशपुर में बाल संसद की प्रधानमंत्री ज्योति कुमारी को एक दिन के लिए विद्यालय का प्रधानाध्यापक बनाया गया। विद्यालय में सर्वप्रथम शिक्षकों द्वारा बच्चों के स्कूल आने पर उन्हें तिलक लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि विद्यालय एक मंदिर है जिसके ईश्वर बच्चे होते हैं और शिक्षक सेवक, इसलिए आज बच्चों के सम्मान में शिक्षकों ने तिथि भोज का भी आयोजन किया है।